तो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपकी न्यू फैकल्टी है अर्पण झा, जो कि आज से आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल एक फंडामेंटल स्टेटमेंट है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको एक्शन लेना है। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइन है, आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर मैनेजरल डिसीजन मेकिंग, कि आपको मैनेजर्स के तहत कैसे डिसीजन लेना है और कैसे बिहेव करना है एज दे गाइड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके नेचर के बारे में बात करते हैं। ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम यूनिवर्सली अप्लाई करते हैं। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। They can be applied in all types of organizations, business, non-business and small and large enterprises. दूसरी चीज़ है जनरल गाइडलाइन। हमने भी पढ़ा था कि दे आर जनरल गाइडलाइन फॉर एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग, हाउएवर दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन। ये बस एक जनरल गाइडलाइन है कि आपको कैसे सोचना है, कैसे एक्शन लेना है, कैसे डिसीजन बनाना है, क्योंकि ये किसी चीज़ का रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है। ये बस आपको हिंट देता है कि आपको कैसे करना है। ठीक है। तीसरी चीज आती है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स को ऐसे ही नहीं निकाला है, कुछ प्रैक्टिस से, कुछ ऑब्जर्वेशन से, कुछ एक्सपेरिमेंट लगा के उस प्रिंसिपल्स को निकाला गया है। They are developed through research based on managers' experience. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो फ्लेक्सिबल है। उसको हम कभी भी अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाय द प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन एज दे आर मैन मेड प्रिंसिपल। ऑब्वियसली इंसानों ने बनाया प्रिंसिपल, तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने आप से मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंटिंजेंट, ये दोनों आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। मेनली बिहेवियर, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि ऑलरेडी हमने चार नेचर पढ़ ली हैं। तो कंटिंजेंट अब पढ़ते हैं, पांचवा, जो कि इंपॉर्टेंट है। कंटिंजेंट का मतलब होता है कि हर एक प्रिंसिपल हर एक सिचुएशन पे, कंटिंजेंट का मतलब होता है कि हर एक प्रिंसिपल हर एक सिचुएशन पे अप्लाई होता है। वो सिचुएशन को हमें देखना पड़ता है कि आखिरकार सिचुएशन है कौन सी, कि हम कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करें। तो देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। तो हमें पहले सिचुएशन देखना पड़ता है, फिर उस हिसाब से हमें प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस या फिर आप इसको इम्पोर्टेंस पे कह सकते हो। जैसे कि इसमें था नेचर, तो नेचर की जगह फीचर भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है। अब पहला सिग्निफिकेंस क्या है, यानी पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं टू टेक द राइट डिसीजन, ताकि हम राइट डिसीजन ले सके, टू इम्प्रूविंग देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजर सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, कि मैनेजर्स को कैसे सही डिसीजन लेना चाहिए, ये हमें बताता है। दूसरी चीज आती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम प्रिंसिपल्स का सही तरीके से यूज करें तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज का ना अंडर यूटिलाइज होगा ना ओवर यूटिलाइज होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा, मतलब सही यूटिलाइज होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन भी इनकी कैसी होगी, अफेक्टिव रहेगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तीसरा प्रिंसिपल आता है साइंटिफिक डिसीजंस। ऑब्वियसली कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि बाद में आपको पता चलेगा, कुछ मतलब एफ डब्ल्यू टेलर ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए जो कि साइंटिफिकली बेस्ड है, मतलब वो साइंस पे बेस्ड है, कुछ मेथड्स निकाले उन्होंने। तो डिसीजन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक, बैलेंस एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। तो ये हमें साइंटिफिक डिसीजन बताता है। चौथी चीज आती है मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में डायनेमिक एनवायरनमेंट रहता है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट तो रहता नहीं है। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से हम अपने प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट दी चेंजेस, ताकि हम उन चेंजेस को भी अडॉप्ट कर सकें।
पांचवी चीज आती है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली अगर हम प्रिंसिपल्स को अच्छे से अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल होगा ही होगा, साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल बट ऑल्सो गाइड मैनेजर इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। सिक्स्थ आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प आइडेंटिफाई द एरियाज इन विच एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर मैनेजर शुड बी ट्रेन। मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है ताकि हम अलग अलग एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सके, एजुकेशन दे सके और रिसर्च भी उनको प्रोवाइड कर सके। आगे बढ़ते हैं, इसमें इतना कुछ है नहीं। अब मेन चीज पे आते हैं, हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स। हेनरी फ्योल ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल बनाए हैं जो कि हम हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली वो थ्योरी बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, कि कैसे मैनेजर्स को अपने वर्क को ट्रीट करना चाहिए, उसके सबऑर्डिनेट्स को ट्रीट करना चाहिए, किस हिसाब से उनको रखना चाहिए, कैसे काम करवाना चाहिए। तो ये हेनरी फ्योल ने हमें बताया अपने कुछ प्रिंसिपल्स के थ्रू। तो इनका पहला प्रिंसिपल कहता है डिवीजन ऑफ वर्क, कि वर्क को डिवाइड कर दो छोटे छोटे टास्क में और हर एम्प्लॉयज़ को बांट दो। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है टू राइट टू गिव पावर्स और ऑर्डर्स अगर आप किसी को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि उन्हीं पावर्स को अच्छी तरीके से निभाना। तो अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसको अथॉरिटी भी आपको देना चाहिए, मतलब उसको पावर भी देना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तीसरी चीज़ आती है डिसिप्लिन। आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चौथी चीज़ है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि हर एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सारे सुपीरियर होते हैं। तो अगर एक ही एम्प्लॉय बहुत सारे सुपीरियर से ऑर्डर ले लेगा ज़्यादा काम करने के चक्कर में, तो उसको खुद ही रशअप होगा, खुद ही कन्फ्यूजन होगी। तो इससे अच्छा है कि हर एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि सबको एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग गोल है, कोई वो उस पर ध्यान है, किसी का दूसरी चीज़ पे ध्यान है, नहीं, सबका एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। सब एक ही डायरेक्शन में काम करें और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करें। और सिक्स्थ प्रिंसिपल कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय को सब अपने बारे में पहले नहीं सोचना चाहिए, पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, उसके बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा तो उसका भी हो जाएगा, एम्प्लॉय का भी हो जाएगा। सेवंथ प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन को हमें फेयर ट्रीट करना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ को फेयर ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट है। फिर बात आती है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक इंसान है जिसके पास पावर है, वो सारे डिसीजन खुद ही बना रहा है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि वही इंसान अपने उस पावर यानी अपने उस पावर को बांट दे रहा है लोगों पे। तो द डिग्री टू विच अथॉरिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड और डिसेंट्रलाइज्ड विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली यही कह रहा है कि अगर आप खुद ही बना रहे हो डिसीजन तो आप सेंट्रलाइज हो, और अगर आप डिसीजंस को लोगों में बांट रहे हो यानी पावर्स को बांट रहे हो तो वो डिसेंट्रलाइजेशन। नौवां प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन को हमें फॉलो करना चाहिए टॉप टू बॉटम। ठीक है, अगर कोई मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन में रूमर भी फैलता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि बात शुरू कहाँ से हुई थी और ख़त्म कहाँ तक हो रही है, क्योंकि स्केलर चेन तो सब फॉलो करते हैं ना, तो पता चल जाएगा। इसका बेनिफिट भी है। और अगर किसी से बहुत जल्दी है, इमरजेंसी है, बात करनी है, तो आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। उसको कहते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, वो एक टॉपिक है, वो एक है वर्ड जो कि याद रहना चाहिए सबको, कि गैंग प्लैंक इमरजेंसी के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। डायरेक्टली हम उससे बात कर सकते, डायरेक्टली हम सुपीरियर से भी बात कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी हो तो। अब 10वां प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मतलब होता है जो चीज़ जहाँ पे है वो वही होनी चाहिए। अगर कोई रिसोर्स है उसका एक कांस्टेंट प्लेस होगा ऑब्वियसली, तो अगर
किसी को जरूरत है उस रिसोर्स की तो उसको ले रहा है, फिर उसकी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस रिसोर्स को वापस उसकी उसी जगह पे रख दे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सबका अपना अपना प्लेस है। तो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स एंड पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। 11th प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉयज फेयरली एंड विद काइंडनेस। हर एक एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी में कोई भेदभाव ना किया जाए। 12th प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल का मतलब होता है कि मान लो कोई एम्प्लॉय है वो 6 महीने से ज़्यादा काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम नए एम्प्लॉयज़ को बुलाएंगे तो उसको ट्रेनिंग देने का खर्चा, उसको डेवलप करने का खर्चा, ऑर्गेनाइजेशन को इससे बहुत लॉस भी हो सकता है। तो एम्प्लॉयज़ को उसी मतलब कॉन्स्टेंटली रहने देना चाहिए ताकि उसका भी फ़ायदा और ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा हो। 13th है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है अपने अंदर की क्षमता को बढ़ाना, अपने अंदर की कैपेबिलिटी को बढ़ाना और उसी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम लेना। एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट को हमेशा प्रमोट करना चाहिए और एक हार्मोनी सेट होना चाहिए, मतलब किसी के लिए किसी के दिल में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए। तो ये थे फ्लॉज के प्रिंसिपल। अब बात करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर्स के प्रिंसिपल के बारे में। एफ.डब्ल्यू. टेलर्स ने भी 4 प्रिंसिपल को बनाए थे साइंटिफिकली बेस पे, ठीक है। उनका जो पहला प्रिंसिपल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को करने का एक बेस्ट मेथड हमेशा होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, ट्रेडिशनल मेथड शुड बी रिप्लेस विद साइंटिफिकली डेवलप मेथड। ऑब्वियसली वो साइंस की फील्ड से बिलोंग करते तो उन्होंने कुछ साइंटिफिकली मेथड को निकाला था, डेवलप किया था ताकि उस मेथड को हम ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल सकें। तो वर्क शुड बी बेस्ड ऑन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेटा एम्ड एट इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग इनएफिशिएंसी, ठीक है। यही कह रहा है साइंस और नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड प्रिंसिपल की बात करें तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या कह रहा है कि कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट रेदर देन कॉन्फ्लिक्ट। हमेशा एक वर्कर और एक मैनेजर के बीच में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए, हमेशा एक पॉजिटिव फीलिंग होना चाहिए। उनको टीम वर्क को इनकरेज करना चाहिए और एक दूसरे के दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए ताकि पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी रहे। तो ये हमने उसमें भी पढ़ा था, आई थिंक इससे पहले उसमें हार्मोनी नॉट वो क्या कहते हैं एस्पिरिट द कॉर्प्स में, बट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रिंसिपल थर्ड क्या कह रहा है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइज। कॉपरेशन का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कॉर्पोरेशन रहना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं रहना चाहिए। मतलब हर एक एम्प्लॉय को ये सोचना चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ काम करना है, अकेले काम नहीं करना है। तो मैनेजमेंट एंड वर्कर्स मस्ट वर्क टुगेदर टुवर्ड्स कॉमन गोल। इट एम्फेसिसेस टीम वर्क ओवर इंडिविजुअल एफर्ट्स। इंडिविजुअली अगर आप एफर्ट लगाओगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इससे अच्छा टीम वर्क के साथ ही काम कर लो। तो चौथा प्रिंसिपल हमें कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम मिले तो ऑब्वियसली उसका डेवलपमेंट जल्दी होगा, वो अपनी एफिशिएंसी को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि इट इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ competencies of all person of an organization after their scientific selection and assigning work suited to their temperature and abilities. This will increase their productivity by utilizing the skills of the workers to the fullest possible extent. वही हिंदी मैंने आपको समझा दिया कि अगर किसी को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम मिले तो उसका डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी होता है। अब बात करते हैं टेक्निक्स की। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने डेवलप किया था। तो पहला है इनका फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप में है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, दो क्या बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। दोनों डिपार्टमेंट्स को उन्होंने बांट दिया ताकि किसी भी कोई रश ना हो। तो उन्होंने क्या किया, प्लानिंग इंचार्ज को अलग बांट दिया, मतलब प्लानिंग डिपार्टमेंट को अलग बांट दिया, प्रोडक्शन को अलग बांट दिया। तो प्लानिंग में क्या हुआ ना कि जो प्लानिंग वाला काम है वो प्रोडक्शन वाले नहीं कर सकते और जो प्रोडक्शन वाला काम है प्लानिंग वाले नहीं कर सकते। तो प्लानिंग में 4 तरीके हैं।
चार तरीके के डिपार्टमेंट्स को उन्होंने बांट दिया। पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा रूट क्लर्क, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, चौथा डिसिप्लिन। इसको वैसे भी बोल सकते हैं ITRD। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। आई का मतलब है इंस्ट्रक्शन कार्ड। इंस्ट्रक्शन कार्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन कार्ड संभालता है। टी का मतलब होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम को प्रिपेयर करना और कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना, ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क संभालते हैं। आर का मतलब होता है रूट क्लर्क, किसी भी प्रोडक्शन के रूट को संभालना, ठीक है। और डी से डिसिप्लिनियर। डिसिप्लिनियर का मतलब होता है कि ये इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन में है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। इसको आप सर्ज भी बोल सकते हो। सर्ज का मतलब होता है S से स्पीड बॉस, I से इंस्पेक्टर, R से रिपेयर बॉस और G से गैंग बॉस। उसके बारे में पढ़ते हैं। सर्ज, स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का मतलब होता है किसी भी स्पीड को डिटरमाइन करना, कितने टाइम में उन्होंने जॉब को कंप्लीट किया है। आई का मतलब होता है इंस्पेक्टर, काम की क्वालिटी को चेक करना। आर का मतलब होता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का मतलब होता है कि वो ये संभालता है कि मशीन्स एंड टूल्स ढंग से रिपेयर हो भी रही है कि नहीं हो रही है, उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है। और गैंग बॉस होता है कि टूल्स, वो इन सब बातों का ध्यान रखता है कि टूल्स एंड मशीन्स रेडी भी है या नहीं है किसी भी वर्क को डन करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। अब दूसरी चीज बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का मतलब जानते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि अननेसेसरी चीज़ों को एलिमिनेट करना ताकि कंफ्यूजन ना हो, और जो भी नेसेसरी चीज़ है उनको अलग करना, अननेसेसरी चीज़ों को एलिमिनेट करना, ये सिंप्लीफाई करना, ठीक है, उसको हम सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि हमने सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद हम उस काम का टाइम सेट कर देते हैं, मतलब उसको स्टैंडर्ड कर देते हैं फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, वेयरएज स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। अभी बोला स्टैंडर्ड को सेट कर देता है। वेयरएज सिंप्लीफिकेशन मीन्स एलिमिनेटिंग सुपरफ्लूअस वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस। तो इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बचता है और टर्नओवर भी इंक्रीज होती है। तीसरी चीज आती है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब होता है कि किसी चीज का बेस्ट मेथड निकालना, जो कि हमने उसमें पढ़ा था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में, बिल्कुल वैसा है। मोशन स्टडी का मतलब होता है किसी भी मूवमेंट को कैप्चर करना, जैसे कि लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन, ठीक है। टाइम स्टडी का मतलब होता है टाइम को डिटरमाइन करना, स्टैंडर्ड टाइम को, जो कि हमने स्टैंडर्ड सेट किया है ना, उसका टाइम डिटरमाइन करना, जैसे कि टाइम टेकन बाय वर्कर को काम करने में कितना टाइम लग रहा है, ये वो। छठी चीज आती है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब होता है कि हमने जो काम किया है उसके बीच में हमने जो भी ब्रेक लिया है, कितना ब्रेक लिया है, हम कितनी देर में थक जा रहे हैं, हमने कितना रेस्ट लिया है, उस चीज़ को डिटरमाइन करना। फिर क्या होता है ना कि आप जितनी देर में थक जाते हो फिर उतनी देर का आपको काम नहीं मिलता, उससे कम देर का काम मिलता, ताकि आप अपने काम को टाइम पे कंप्लीट कर पाओ। तो वही फटीग स्टडी कहलाती है। सातवीं चीज़ है डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम है कि जो एफिशिएंट, उनका FW टेलर का मानना ये था कि जो एफिशिएंट वर्कर है उनको अलग कर दो, इनएफिशिएंट वर्कर को अलग कर दो। एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा सैलरी दो, इनएफिशिएंट वर्कर को कम सैलरी दो। इससे क्या होगा कि इनएफिशिएंट वर्कर जो है वो खुद ही मोटिवेट होंगे ये देख के कि एफिशिएंट वर्कर वालों को ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और वो लोग भी ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि उनको भी तो पैसे चाहिए। So he wanted to reward efficient worker and introduce 2 rates of wage payment for those who perform equivalent to or above standards and those who perform below standards. अभी जैसे बताया। अब बात करते हैं इन दोनों की डिफरेंस को लेके। वैसे हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो पहला है उनका पर्सपेक्टिव क्या था। हेनरी फ्योल ने टॉप मैनेजमेंट को लेके बनाया था, क्या बनाया था, प्रिंसिपल, और टेलर ने सुपरवाइजर लेवल को लेके, यानी सबसे नीचे लेवल वालों को लेके। फोकस क्या था उनका कि एडमिनिस्ट्रेशन
इम्प्रूव हो सके। हेनरी फयोल का यही फोकस था कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिव बने, इम्प्रूव हो। और टेलर का क्या था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। कैसे, सिंप्लीफिकेशन, वर्क को सिंप्लीफाई कर दो, फिर उसका स्टैंडर्ड सेट कर दो। पर्सनैलिटी, इन्होंने, ये प्रैक्टिशनर थे, इन्होंने प्रैक्टिस कर करके थ्योरीज निकाली थी, फिर उससे प्रिंसिपल्स उन्होंने डेवलप किया था। ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेथड निकाले, बेस्ट मेथड, कि कैसे हम किसी काम को करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करें, इन्होंने वो किया था। रिजल्ट क्या हुआ कि हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सिबल बन चुके हैं, मतलब इनको हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल्स एट डिफरेंट सिचुएशन। और टेलर के जो प्रिंसिपल है ये साइंटिफिकली इन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो ये सिर्फ स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिबल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इनका बस एक ही मेथड है, उन्होंने मेथड के हिसाब से उसको बनाया था, तो ये सिर्फ स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, साइंटिफिक सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, इनको हम हेनरी फयोल को हम सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, कि उन्होंने थ्योरी के हिसाब से मैनेजमेंट बनाया था, ठीक है। और ये है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इन्होंने इंडस्ट्रीज को देख के मैनेजमेंट को बनाया था, ठीक है। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। इसके जो मेन है, आप 14 प्रिंसिपल पढ़ लो और इसके 4 प्रिंसिपल पढ़ लो FW टेलर के, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज, बस। और बाकी ये सब रीडिंग मार लेना। तो इसमें बस इतना ही था, डिफरेंस ज़रूर एक बार पढ़ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, चलो पढ़ लो, ताकि हम और वीडियो बना सके और इससे हम भी इंस्पायर होके आपके लिए और चैप्टर्स की वीडियो ला सकें। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अकाउंट्स तो भैया पढ़ा ही रहे हैं, मतलब उन्होंने वीडियोस निकाले हैं इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर के, तो आप लोग प्लीज़ वो भी देख लीजिए, उसके 1 शॉट निकाले हैं। और इस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच।